अगर मैं तुम्हें दो शहर दिखाऊं, सेम एल्टीट्यूड पर, सेम जियोग्राफी, सेम कल्चर, सेम रिलीजन, इवन सेम लैंग्वेज, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक शहर में लोग $45,000 पर ईयर कमाते हैं और दूसरे शहर में सिर्फ $1200 पर ईयर। क्यों आज दुनिया में कुछ देश इतने अमीर हैं और कुछ देश इतने गरीब हैं कि दो वक्त का खाना भी उनकी सिटीजन को सही से नहीं मिल रहा? क्यों पाकिस्तान और इंडिया, जो आज से 77 साल पहले एक ही देश था, आज इतनी मुख्तलिफ है? क्यों नॉर्थ कोरिया में लोग भूख से मर रहे हैं और साउथ कोरिया में लोग केबाब के मजे ले रहे हैं, और साथ में दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज सैमसंग और होंडाई जैसे भी मौजूद? क्यों यमन आज टूट रहा है और उसकी करीब उसके बॉर्डर पर कुवैत गल्फ का यूरोप बनने जा रहा है? दूसरी बात, जब भी लोग ये सवाल करते हैं कि अफ्रीका इतना पुअर क्यों है, पाकिस्तान इतनी तरक्की क्यों नहीं कर सका, तो लोग तुरंत जवाब देते हैं, और ये जवाब मोस्टली 3 कैटेगरीज के अंदर आता है। पहला, ज्योग्राफी थ्योरी। यह थ्योरी कहती है अगर तुम ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहोगे तो तुम नेचुरली पुअर रहोगे, मतलब हार्ड क्लाइमेट इज इक्वल टू लो प्रोडक्टिविटी, मलेरिया इन्फेस्टेड जंगल इज इक्वल टू वीक वर्क फोर्स, यूरोप द कोल्ड, फर्टाइल, हेल्थी, और इसलिए तरक्की कर सका। यह थ्योरी फेमस ज्योग्राफर जेड डायमंड ने प्रमोट की। सुनने में बड़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन एक सेकंड, सिंगापुर इक्वेटर से 1 डिग्री दूर, ट्रॉपिकल लैंड, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि ब्रीथ करना भी मुश्किल है। 1965 तक तो लिटरली उनके पास कुछ नहीं था, न ऑयल, न मिनरल, न कोई रिसोर्सेज और न कोई फर्टाइल लैंड। लेकिन आज सिंगापुर की जीडीपी पर कैपिटा फ्रांस, जर्मनी और बाकी यूरोपियन देशों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। दूसरा जवाब, कल्चर थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि कुछ कल्चर नेचुरली मेहनत कर मतलब प्रोटेस्टेंट्स की एथिक्स ने यूरोप को बनाया, कन्फ्यूशियन वैल्यू ने जापान और चाइना को बनाया, इसलिए वो तरक्की करते रहेंगे। यह थ्योरी 1905 में मैक्स उबर ने प्रपोज की। सुनने में शायद लॉजिकल लगती हो, लेकिन फिर एक सेकंड, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, एक ही लोग, एक ही कल्चर, एक ही इंसेस्ट्री, एक ही लैंग्वेज, लेकिन इतना बड़ा फर्क। आज साउथ कोरिया की जीडीपी पर कैपिटा तकरीबन $35,000 से ज्यादा है, और उसके मुकाबले में नॉर्थ कोरिया की जीडीपी पर कैपिटा एस्टीमेट के हिसाब से $1,700 से भी कम। फिर वही बात, सेम कल्चर, सेम पीपल, सेम हिस्ट्री, लेकिन इतना बड़ा फर्क। और ये सिचुएशन यमन और कुवैत का भी है। तीसरा जवाब, इग्नोरेंस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लीडर सिंपली नहीं जानते कि क्या करना है। अगर हम उन्हें अच्छी पॉलिसीज बताएं, मतलब फ्री मार्केट, ट्रेड, एजुकेशन, तो शायद वो तरक्की कर सकते हैं। शायद ये थ्योरी थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगे, लेकिन इसकी भी कुछ कमजोरी है। जिम्बाब्वे के रॉबर्ट मुगाबे के पास एक्सपर्ट एजुकेटर एडवाइजर थे, कंगो की मोबोतो के पास वर्ल्ड बैंक के रिकमेंडेशंस थे। ये लोग इग्नोरेंट नहीं थे, वो जानते थे कि लोग उनकी पॉलिसीज तोड़ रहे हैं, लेकिन शायद वो कुछ और चाहते थे, मतलब पावर, कंट्रोल, अथॉरिटी। इन सब बातों को सुनकर शायद आपको ये लग सकता है कि फिर असली वजह क्या है, हम उसे समझेंगे। MIT के 2 इकोनॉमिस्ट डेरन और रूबेंसन ने 15 साल की रिसर्च के बाद एक किताब लिखी, वाई नेशन पेल के नाम से। यह किताब कहता है न इग्नोरेंस, न कल्चर और न ज्योग्राफी, द आंसर इज इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। अब तुम पूछोगे कि यार ये इंस्टीट्यूशन क्या है? इंस्टीट्यूशन वो रूल्स है जो डिसाइड करता है कि आपकी सोसाइटी में पावर किसके पास रहेगी। क्या आप फ्रीली काम कर सकते हैं? क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? क्या गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है? क्या आपकी मुल्क में इलेक्शंस रियल है या नहीं? और इन इंस्टीट्यूशन की 2 किस्म है, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जो वेल्थ और पावर को सिर्फ कुछ लोगों तक महदूद करता है, मतलब वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेबर, टाइम, जमीन सब उनका। और उसके मुकाबले में इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जो हर किसी को बराबर का मौका दे, फ्री मार्केट्स, रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। अब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा किरदार क्यों अदा करता है। नागोलेस, एक ही सिटी, हाफ अरिजोना में, हाफ मेक्सिको पर, सेम फूड, सेम एंसेस्ट्री, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर। अरिजोना साइड पर मीडियन हाउस होल्ड इनकम $30,000 से ज्यादा, अच्छे रोड्स हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर, गुड हेल्थ केयर, क्राइम रिलेटिविटी कम है, और लोग अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं। और उसके मुकाबले में मेक्सिको साइड पर मीडियन हाउस होल्ड इनकम $10,000 से भी कम है, करप्शन है, क्राइम है,
और हर तरफ आग है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम डरा हुआ है और लोग प्लान भी नहीं कर सकते फ्यूचर के बारे में, क्योंकि फ्यूचर का कोई गारंटी नहीं। ये इतना बड़ा फर्क क्यों है? द आंसर इज इंस्टीट्यूशन। यार ये इमेज देखो, ये नासा का रियल सैटेलाइट इमेज है कोरियन पेनिनसुला की रात में। साउथ कोरिया रोशनी की रोशनी, नॉर्थ कोरिया कंप्लीट डार्कनेस। लिटरली एक बल्ब भी नहीं जल रहा। एक ही लैंड, एक ही लोग, एक ही हिस्ट्री। 1945 में जापान की ऑक्यूपेशन खत्म हुआ, एक ही कोरिया था, एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर, एक ही जैन फूड। 1945 के बाद नॉर्थ में सोवियत का इन्फ्लुएंस आ गया और साउथ में अमेरिकन इन्फ्लुएंस आ गया। नॉर्थ में किम सोम ने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाए। नो पॉलिटिकल फ्रीडम, नो पॉलिटिकल कंपटीशन, स्टेट कंट्रोल एवरीथिंग, नो प्री मार्केट सिस्टम, नो प्री प्रेस। किम सांग को लिटरली गॉड की तरह पेश किया जाता है। साउथ में स्लोली, शायद पेनफुली, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बने। डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, चाहे इनपरफेक्ट लेकिन हुए। प्रॉपर्टी राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम, और साथ में लोकल बिजनेस को हद से ज्यादा सपोर्ट किया गया। 1960 तक दोनों कोरियाज की जीडीपी तकरीबन सेम थी, लेकिन आज इतना बड़ा फर्क है और इसके कारण सिर्फ एक है, इंस्टीट्यूशंस। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसमें मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। जब भी अफ्रीका की बात आती है तो लोग कहते हैं करप्शन उनके खून में है, करप्शन उनको विरासत में मिला है, वो लोग तरक्की नहीं कर सकते। यार ये सब कॉलोनियल हैंगओवर है। बोत्सवाना सब सहारन कंट्री, एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही कल्चर, एक ही ज्योग्राफी, लेकिन आज बोत्सवाना की जीडीपी पर कैपिटा $7,500 से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशियन ममालिक की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि बोत्सवाना को रिलेटिवली पोस्ट कॉलोनियल स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मिले, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन पीसफुल रहे, डायमंड रेवेन्यू को पब्लिक फंड्स और सिक्योरिटी फंड्स में लगाया। रवांडा अफ्रीका का सबसे क्लीनेस्ट कंट्री। 1994 में एक बहुत बड़ा जिनोसाइड हुआ, तकरीबन 100 दिनों के अंदर 8 लाख लोग मरे, लेकिन इसके बाद रवांडा ने तरक्की की राह चुनी और आज रवांडा की जीडीपी पर कैपिटा 1994 के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। क्यों? पाल का गेम, चाहे कंट्रोवर्सल हो, चाहे अथॉरिटेटिव एलिमेंट हो, लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूशन को डिलीवर करने पे मजबूर किया। रवांडा के पास कांगो लिटरली उनकी बॉर्डर पर, जहां ट्रिलियंस डॉलर्स ऑफ रिसोर्सेस है, लेकिन आज कांगो के हालात रवांडा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खराब है। गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता है, नो फ्रीडम, नो रूल ऑफ लॉ और ग्रोथ की एक उम्मीद भी नजर नहीं आता। इन सब के पीछे एक वजह है और वो वजह वही इंस्टीट्यूशंस। इसके साथ एक और माइंड बेंडिंग कंपैरिजन कुवैत और यमन का। सेम ब्रॉडर रीजन, सेम कल्चर, सेम जियोग्राफी, सेम क्लाइमेट, सेम एंसेस्ट्री, लेकिन आज कुवैत की जीडीपी पर कैपिटा $32,000 से भी ज्यादा है और यमन का $650। आज यमन वार में है, पैमाइन चल रही है वहां पर। लिटरली एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफे है। क्यों? ये सब आयल की वजह से। आयल तो वेनेजुएला, नाइजीरिया, लीबिया, इन सब के पास भी है, लेकिन कुवैत ने आयल से आने वाली रेवेन्यू को पब्लिक फंड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया और ये सब मुमकिन हो पाया एक ही वजह से, इंस्टीट्यूशंस। इन सब के बाद आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बने कैसे। ये एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन जो आज साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका इन सबको मरवा रही है, आखिर ये बने क्यों, बने कैसे? ये डिलिबरेटली बनाए गए हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जेम्स रूबिन्सन और डेरन ये ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कॉलोनाइजर जहाँ सेटल हुए, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ उन्होंने इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाए, रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स, फ्री मार्केट्स, चिक्स ऑन पावर, क्योंकि वो वहाँ खुद रहना चाहते थे। और इसके मुकाबले में जहाँ उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, कांगो, इंडिया, अफ्रीका, कैरिबियन, वहाँ उन्होंने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाए, एक एलीट को दूसरों को एक्सप्लॉइट करने दिया, फोर्स लेबर, नो प्रॉपर्टी राइट्स, नो फ्री मार्केट्स, नो रूल ऑफ लॉ। और जब कॉलोनाइजर वहां से गए तो ये इंस्टीट्यूशन वहां रह गए। सिर्फ एक डिफरेंस, गोरा साहब गया, लोकल साहिब आ गया। एक और सवाल, क्या ये इंस्टीट्यूशन चेंज हो सकते हैं? हाँ, और इसके लिए जेम्स और डेरन एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्रिटिकल जंक्शन। क्रिटिकल जंक्शन वो मोमेंट्स होते हैं जब एग्जिस्टिंग पावर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, कोई क्राइसिस, कोई रिवॉल्यूशन, कोई वार,
कोई पेंडेमिक, कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। इंग्लैंड 1688 की ग्रीनिश रिवॉल्यूशन, एक क्रिटिकल जंक्शन, किंग की एब्सोल्यूट पावर खत्म हुई, पार्लियामेंट स्ट्रांग हुआ, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट हुए और धीरे धीरे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बन गए। इसकी 100 साल बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यूएसए 1776 की रिवॉल्यूशन एक क्रिटिकल जंक्शन थी और उससे भी क्रिटिकल सिविल वॉर और उसके बाद 13, 14, 15 अमेंडमेंट, ये सब इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन बनाने की आगाज थी। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करते हैं। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन ब्रॉड पार्टिसिपेशन, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, टैक्सेस, स्ट्रॉन्ग स्टेट और स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। और इसके बराइस एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। एक एलिट आता है, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जमा करके उन इंस्टीट्यूशन को और भी मजबूत करता है। इसकी वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर या एलिट और अमीर होता जा रहा है। इन सब एग्जाम्पल्स और बातों के बाद आप ये समझ गए होंगे कि इंस्टीट्यूशन बहुत अहमियत के हामिल है। अगर आप अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशन की रक्षा करें, इंस्टीट्यूशन की हिफाजत करें। इंस्टीट्यूशन की हिफाजत करने का मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, इसका मतलब ये है कि हर मुमकिन कोशिश करें इंस्टीट्यूशन के अंदर बदलाव लाने के लिए। जब हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट डिमांड करते हैं तो हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। जब हम फ्री प्रेस सपोर्ट करते हैं हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। जब हम करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। जब हम अच्छी हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं।